दोस्तों, हम जो डे टू डे लाइफ में गूगल, यूट्यूब या फिर अमेजोन जैसे सर्विसेज यूज़ करते रहते हैं, तो हमें तो पता है कि ये बड़े बड़े सर्वर्स में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट कभी आपने ये सोचा होगा कि ये जो इतने बड़े बड़े जो सिस्टम्स है, यानी कि गूगल है, यूट्यूब वगैरह है, ये सर्वर्स में चलते हैं, तो ये सर्वर्स कभी लैग क्यों नहीं करते या फिर कभी बंद क्यों नहीं हो जाते? इसी केस में अगर हमारा कोई नॉर्मल सिस्टम है, तो वो अगर आप इसको कांस्टेंट एक हफ्ता या फिर एक महीने तक कांस्टेंट यूज़ करोगे बिना शटडाउन किए, तो वो लैग करेंगे या तो फिर वो उनको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे इश्यूज हमें नॉर्मल पीसीस में फेस करना पड़ता है, पर बड़े बड़े सर्वर्स में तकलीफ क्यों नहीं है? तो ये तकलीफ नहीं है क्योंकि इनमें एक टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसका नाम है ECC, यानी कि एरर करेक्टिंग कोड। और ये ECC क्या है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या है, कहाँ यूज होता है, क्यों यूज होता है, उसी के बारे में। सो फ्रेंड्स, दिस इज सैम, साइन इन टू इट्स कंप्यूटर। सो गाइस, ECC एक ऐसी मेथड है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है या तो फिर ऑलरेडी स्टोर्ड होता है, उसको डिटेक्ट करता है और साथ में उसके अंदर जो एरर्स होते हैं उसको भी करेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंप्यूटर सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं, मतलब एरर्स आ सकते हैं। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन, कॉस्मिक रेडिएशन, हार्डवेयर मेल फंक्शन और साथ में डेटा करप्शन। और अगर आपके सिस्टम के अंदर ECC नहीं है तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज फेस करने रह सकते हैं, जैसे कि डेटा लॉस, सिस्टम क्रैश और साथ में और भी कई तरीके से प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो। तो ये जो एरर्स है, जैसे कि सबसे पहले बात किया जो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन का, दोस्तों उसमें क्या होता है, मान लो आपके पास एक सिस्टम है, अगर उसमें आपका सिस्टम चलता कैसे है, बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं से तो आती है। तो अगर जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आती है, अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मान लो पावर ग्रिड में कुछ गड़बड़ है, या फिर आपने जो आपका स्विच है, जो पावर का स्विच है, वो बार बार ऑन या ऑफ किया, तो काफ़ी बार जो डेटा होता है, जो सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है या फिर जो डेटा ऑलरेडी है, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ कभी कभार हो जाती है, डेटा करप्ट हो जाता है। तो ये करप्ट डेटा ना हो, इसीलिए काफ़ी बार ECC का यूज़ किया जाता है, इसीलिए बड़े बड़े सर्वर्स में ECC को यूज़ किया जाता है। अगर इसी जगह पे मैं हार्डवेयर मेल फंक्शन की बात करूँ तो काफ़ी बार होता है कि हार्डवेयर जो है उसकी भी एक लिमिटेड लाइफ होती है, वो कॉन्स्टेंट नहीं कि 100 से या 200 साल चल ही जाएगा, उससे एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है। तो अगर लाइफ स्पैन मान लो किसी हार्डवेयर की ख़त्म हो रही है, तो उसमें भी ऐसा होता है कि डेटा जो है वो काफ़ी बार करप्ट हो सकता है, तो वो भी करप्ट डेटा ना हो उसके लिए भी ECC को यूज़ किया जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें यह भी आता है कि कॉस्मिक रेडिएशन, मान लो कि बाहर से, मतलब आउटर स्पेस से अगर कोई भी कॉस्मिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि सन जो है अपना, उसमें काफ़ी बार रेडिएशन निकलती है, आपने काफ़ी बार देखा होगा सोलर फ्लेम्स निकलती है बड़ी बड़ी, तो वो भी एक तरह का रेडिएशन है। या फिर दूर दराज अगर कोई सुपरनोवा हुआ, यानी कि कोई स्टार है, बहुत बड़ा स्टार, अगर वो फटता है बहुत ज़ोर से, तो वहाँ से काफ़ी सारा रेडिएशन लीक होता है। तो वो जो रेडिएशन है वो अर्थ में आता है, पर अर्थ में आते आते वो रेडिएशन काफ़ी छोटा हो जाता है, वो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट नहीं करता। बट हमारा जो सिस्टम है या फिर कोई कंप्यूटर डिवाइसेस है, जैसे कि ऐसा कोई डिवाइसेस है, तो उसके चिप्स के अंदर जाके वो जो रेडिएशन है वो इफेक्ट डालता है, तो उसकी वजह से भी जो डेटा फ्लक्चुएशन है वो हो जाती है, या फिर जो डेटा करप्शन है वो हो जाता है। पर जो ECC है वो उस टाइम पे हेल्प करता है। ECC देखता है कि ये जो डेटा फ्लक्चुएशन हुआ है, यानी कि जो बिट्स है 0 और 1 में अगर वो ऊपर नीचे हुई है, तो जो ECC है वो उसको फिक्स कर देता है। अगर 0 का 1 हो गया है तो 1 का 0 हो गया है, तो वो उसको फिक्स कर देता है। तो इसी तरीके से ECC जो है वो काफ़ी बार ऐसी चीज़ों में हेल्प कर देता है। सो गाइस, अभी हम जानेंगे कि ECC काम कैसे करता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है या तो ऑलरेडी स्टोर्ड होता है, ये ECC उसके अंदर एक्स्ट्रा के बिट्स ऐड कर लेता है, और ये जो एक्स्ट्रा के बिट्स है वो चेक करते हैं अगर कोई एरर है, और ज़रूरत पड़ने पर वो उसको करेक्ट कर देते हैं। और जब ये ट्रांसमिट हो जाता है तो उसके बाद ये एक्स्ट्रा बिट्स के साथ वो स्टोर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एनकोडेड डेटा। सो गाइस, अभी हम जानेंगे ECC यूज़ कहाँ पर होता है। तो बेसिकली कोई भी एक पर्सन है या तो फिर कोई कंपनी है जो कि डेटा लॉस अफोर्ड नहीं कर सकती, वहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, यूट्यूब है, उनके पास बहुत सारा डेटा होता है और उनको स्टोर करने के लिए वो सर्वर्स का यूज़ करते हैं, और उन सर्वर में कोई इश्यू ना आए, कोई एरर ना आए, इसी वजह से उनको यूज़ करना रहता है ECC का। ओके फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं ECC के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले प्रोज पे आते हैं।
सो फ्रेंड्स ECC का जो सबसे बड़ा जो प्रोज है उसका ये है कि ECC का जो रैम है ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। इसका मतलब अगर आप बहुत ही सेंसिटिव या फिर बहुत ही ज़्यादा कीमती डेटा के साथ अगर डील करते हो तो उस केस में आपका जो ECC रैम है ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल साबित होगा, यानी कि जो डेटा है वो उतने ईजिली ऐसे ही करप्ट नहीं हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, तो आपका डेटा ऑलमोस्ट सेफ रहेगा। ठीक है, ये इसका प्रोज था। अब आते हैं कॉन्स पे। तो फ्रेंड्स कॉन्स ये है कि ये जो ECC रैम है ये नॉर्मल रैम के मुकाबले थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नॉन ECC रैम जो नॉर्मल रैम होते हैं वो अगर ऑलमोस्ट मान लो 16 GB का जो रैम है वो ऑलमोस्ट 4000 रुपीज़ के आसपास का हो, तो वही ECC रैम ऑलमोस्ट 19 या फिर 20,000 रुपीज़ के आसपास का होगा। तो एक बड़ा डिफरेंस तो है। तो ECC अगर आपको चाहिए तो इतना तो पे करना पड़ेगा। अगर दूसरी कॉन्स की बात करूँ तो ये जो ECC रैम है ये नॉर्मल रैम के मुकाबले थोड़े स्लो रहते हैं, वो उतने फास्ट नहीं होते हैं। बट अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़ी चेंजेस हो चुके हैं, बट नॉर्मल केस में तो यही है। सो गाइस अभी मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। रैम्स के अंदर आज तक हमको DDR4 मिलता था, लेकिन फाइनली अब से हमको DDR5 टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर मिलना चालू हो चुकी है, जिसकी एक स्पेशलिटी है अगर आप DDR5 वाली रैम परचेस कर रहे हो तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ECC का सपोर्ट आपको मिलेगा। और इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई DDR4 की रैम परचेस कर रहे हो जिसके अंदर ECC का सपोर्ट है और आप एक DDR5 वाली रैम परचेस कर रहे हो, तो दोनों के अगर प्राइस कंपैरिजन करोगे तो आपको DDR5 वाले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ECC के साथ सस्ते में मिलेगी। आ चुके हैं वीडियो के फाइनल वर्जन पे। सो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एक लास्ट फैक्ट बता देना चाहूँगा। दोस्तों अगर आपने मन बना ही लिया है कि आपको ECC का यूज़ करना है आपके सिस्टम में, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, आपका जो CPU रहेगा सिस्टम के अंदर उसमें ECC का सपोर्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ जो आपका मदरबोर्ड रहेगा उसमें भी ECC का सपोर्ट होना चाहिए। विदाउट डैट आप अगर ECC का रैम ला के इंस्टॉल करोगे तो भी वो काम नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों चीज़ CPU, मदरबोर्ड और रैम, जब तीनों में ECC होगा तो ही आपका ECC सिस्टम काम कर पाएगा। सो फाइनली आपको आई थिंक सब कुछ समझ आ चुका है। नहीं समझ आया हो तो रिवाइंड करके वापस से एक बार देख सकते हो। तो दिस इज सैम एंड विपुल साइनिंग ऑफ हिज कंप्यूटर।